कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे और उनकी यात्रा को भी चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कल एनडीए के पहले उम्मीदवार की घोषणा मंच से कर दी और कहा कि संतोष निराला राजपुर से चुनाव लड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो स्थिति है उसमें जिस तरह से राजनीतिक मोड में सब चला गया है और जैसे कल वहां पे राजपुर से संतोष निराला जी की घोषणा हो गई, तो आपको लगता है कि विश्वनाथ राम जी का वो खेल बिगाड़ेंगे या फिर जो उनकी यात्रा थी क्या वो चुनावी यात्रा थी मुख्यमंत्री की, क्या सोचते हैं? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टियों के पास अब समय कम हो रहा है और ऐसे में जो सत्ता में सरकारें हैं वो चाहती है कि सत्ता में रहते अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत कर लिया जाए। और कमोबेश कल जो राजपुर में माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हुआ उसके पीछे का इथिक्स यही है कि आम के आम गुठली के दाम, तो वो दोनों काम कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि वो योजना का उद्घाटन और समीक्षा तो एक बहाना था। जिस तरह से जिला प्रशासन ने तैयारियां कर रखी थी उस तैयारियों को पूरी तरह से पानी फिर गया। बहुत उम्मीद लगा के उनकी सबसे फेवरेट जीविका दीदी वहां पहुंची हुई थी, इतनी तपिश और गर्मी और धूप को झेलते हुए सुबह से वो बैठी हुई थी, लेकिन माननीय जब पहुंचे तो एक रिमोट से पर्दा हटाया योजनाओं का और सीधे कॉरिडोर में चलते गए, स्टॉल फंक्शन किए और अधिकारियों का जो हुजूम था उनको सीधे जीविकाओं से बाईपास करते हुए गाड़ी में बैठाया और वे चले गए। तो कांग्रेस योजना का उद्घाटन और मुख्यमंत्री को सुनने की जो आकांक्षा लिए लोग आए हुए थे वो तो भाई पानी फिर गया। लेकिन यही पानी फिरना और कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए समय पर असल पहुंच जाना, इस बात का कोलैबोरेशन है कि वे पॉलिटिकल एजेंडे के तहत राजपुर आए थे और अपने पॉलिटिकल एजेंडे को ही साबित करने के लिए उन्होंने इस तरह कार्यक्रम किया। और पिछले दिनों धनसोई में जो एनडीए का सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला के समर्थकों द्वारा एक कार्यकर्ता के साथ जिस तरह किया गया था उसको लेकर भी बातें बहुत दूर तक चली थी पार्टी मुख्यालय तक। और हमको लगता है कि यही गैप पाटने के लिए लोगों ने विभिन्न तरह का, देखिए जो दिल का कमजोर आदमी होता है बराबर अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित रहता है। जैसे बसपा की राजनीति को छोड़कर जदयू में आए थे और जदयू से दो बार विधायक बने, दो बार सरकार में मिनिस्टर रहे और इस बार जो है पिछली बार चुनाव जो 20 में हार गए, इस बार टिकट को लेकर उनके दिमाग में ये बात खौफ में था कि भाई कहीं टिकट कट ना जाए, कोई नया कहे कि दलित कैंडिडेट नहीं आ जाए। लेकिन जो इनके गोल गोटी के लोग थे राज सत्ता में बैठे हुए, उन्होंने इस आशंका को निर्मूल करने के लिए कल का कार्यक्रम कराया। और आप देखे भी होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री पीछे खड़े संतोष निराला को बुलाया और कहा कि देखिए इनको जितवाएंगे ना आप लोग, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके। और इनको जब उन्होंने घोषणा की, हालांकि जितनी टाइट सिक्योरिटी थी उस सिक्योरिटी में बहुत से समर्थक नहीं पहुंचे थे, बावजूद जितनी भीड़ आई थी उसमें उन्होंने सकरवाद जरूर लिया। तो यह मैसेज यह मैसेज पूरे बिहार के लिए एक बड़ा संदेश चला गया। और जो है कि पहली खबर यही थी संतोष निराला भारी पड़े, संतोष निराला का भारी पड़ना उनके विरोधियों को चित करने का एक खबर भी है। विरोधी चित हो गए, एक चीज से 3-4 निशाने सज भी गए। और नीतीश कुमार ने यह बताया एनडीए गठबंधन को कि मैं जो चाहूंगा वही सीट शेयरिंग में तय होगा। कोई चाहेगा कि नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हटा के और बीजेपी कैंडिडेट को खड़ा करा के सीट की अदला बदली करा लेंगे, ये होने वाला नहीं है। और निश्चित तौर से संतोष निराला की जो पराजय पिछली बार हुई थी उससे उन्होंने सीख ली। निश्चित तौर से हर आदमी के पास होता है कि जैसे सत्ता में कोई पहुंचता है उसका सर घमंड पर चढ़ के घमंड सर पर बोलने लगता है, बोलचाल का लहजा बदल जाता है। तो दो बार सरकार के सुख भोग रहे थे, इनके भी दिमाग में था कि हम मिनिस्टर हो गए, बाकी नीचे के लोग क्या है। लेकिन जनता ने विधि से इनको चुनाव हरवा दिया, शिखंडी इनको मार गिराया और इसी के का कारण है कि सीखा उन्होंने और शीशा गिरा इनका। आम लोगों तक इन्होंने अपनी पहुंच बैठाई। जो असली वोटर थे स्वर्ण कास्ट के जो लोग इनके उसमें विरोध करते बुनियाद ब्राह्मण इनके विरोधी हो गए थे, वे भी इनके साथ इस बार घूमने लगे। क्या लगता है इस बार इनका भविष्य कैसा? देखिए, ये बसपा की गोद से निकले हुए जदयू की राजनीति में अपनी पैर जमाए हुए हैं। पूरे बिहार में कल की घोषणा के बाद एक दलित के बड़े चेहरे के रूप में इनकी पर्सनालिटी उभरी है और दलित के बड़े चेहरे के रूप में पर्सनालिटी उभरी है। अगर दलितों के बीच यह संदेश पहुंचाने में कामयाब हो गया संतोष निराला, मुख्यमंत्री ने तो कह दिया, लेकिन ये ग्रास रूट तक अगर पहुंचाने में कामयाब हो गया तो मैं समझता हूं कि इन्हें कोई चुनाव हराएगा नहीं। लेकिन अगर नहीं पहुंचा पाए तो विरोधी भी इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और इनके
विरुद्ध जो भीतरघात की संभावना है, जैसे भारतीय यूपी की पार्टी है, कौन, राजभर की, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, या इनके जो विरोधी लोग हैं, हालांकि ओपन डोर को तो नहीं विरोध करेंगे, लेकिन मुझे भीतरघात का डर अभी भी सता रहा है कि इनको भीतरघात का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे में यहियापुर कांड हुआ था, वहां इनकी सिंपैथी थी, तो और यहियापुर कांड के जो विधायक थे, जो उनके समर्थक थे वोटर वहां पर, उनकी रोल और इनके रोल पर लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर उधर का वोट तोड़ने में कामयाब है तो निश्चित तौर से इनका झंडा कोई डुबा नहीं पाएगा। और मैं समझता हूं कि अब ये अपने वोटरों को कितना अपने तरफ कर पाते हैं, ये इनके साख पर निर्भर करता है। बाकी इनका व्यवहार हर समाज, हर तबके के बीच बदला है, तो मैं समझता हूँ कभी मजबूत स्थिति में ये है, लेकिन भीतरघात अभी भी इनको परेशान करेगा। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ, इसी तरह का आरोप जो है कांग्रेस भी लगा रही है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने पुरानी बोतल में नई शराब परोसने वाली जो बातें की है कि मतलब पुरानी योजनाओं को फिर से टीका काट देना, तो इस पे आप क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई पुरानी योजना नहीं, उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान जितनी योजनाओं को उन्होंने देखा सुना, उसका अप्रूवल दिया था जाके कैबिनेट की बैठक करने के बाद। अब उसके बाद वो योजना जमीन पर उतर रही है नहीं उतर रही है, उसकी मॉनिटरिंग एक बहाना था। पैसा तो उन्होंने नहीं दिया है, तो पैसा दे दिया तो अपने हाथ से उसका उन्होंने शिलान्यास कर दिया। उस समय सिर्फ देख के गए थे, अभी शिलान्यास कर दिया तो विपक्ष कह रहा तो कोई अब सोते नहीं तो बोलने का। विश्वनाथ राम का क्या लग रहा है इस बार, इनका क्या होगा? देखिए, विश्वनाथ राम की जितना दुष्प्रचार हो रहा है कि इनकी नैया डूबेगी, अगर टिकट कट गया तो समझिए कि इनकी नाव डूब गई और ये रह गए। तो विश्वनाथ राम भी राजनीति के कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, लेकिन जितना उन्होंने 5 वर्षों में कमाया है उसको पानी की तरह बहाना पड़ेगा। 5 वर्षों में जो जनता उन पर आरोप लगा रही है कि न सड़क बनाए, न लोगों से मिले, एक खास जमात के बीच में जमे रहे, तो उसको तोड़ने के लिए तो भाई आजकल महात्मा गांधी की जरूरत है। अब बिना गांधी के तो आजकल देश चलता नहीं है, तो गांधी के देश के लिए भाई तो गांधी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब जनता भी इसी इंतजार में है कि कब विश्वनाथ राम जी आए और गांधी का कटोरा खोले और जनता के बीच जाए। तो आपको क्या लगता है कि जितना जनता जो है मतलब पैसे लेकर वोट देती है वैसा? भाई ये तो जग जाहिर है कि जितने बाहुबली, जितने धन पशु सत्ता के किनारे जाते हैं, एमएलसी बनते हैं, उनको जनता वोट देती है। पैसा बगल में आपके राधाचरण सेठ है, इनको देख लीजिए, इसके पहले हुलास पांडे जी को देख लीजिए, इन लोगों को जनता वोट देती है। जीवन कुमार भी है, अब देखिए जीवन कुमार है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अपने पैसे की ताकत के बल पर जब सदन में जाते हैं तो जनता की याद आने लगती है, जनता से जुड़ने का प्रयास वो करना शुरू कर देता है। और हो सकता है कि भाई जनता तो बेचारी हर वक्त बीड़ी और बिहार की भी चर्चा आप सुनी हुई की है, बीड़ी के लिए यहाँ लोग मार कर देते हैं, ये बिहार की जनता है। राजपुर में बहुजन समाज पार्टी का भी बहुत अच्छा खासा वोट बैंक है, तो वो उसको आपकी क्यों हल्का मिले? देखिए, हम हल्का नहीं ले रहे, हम तो बता ही रहे कि बसपा की गोद से निकले संतोष निराला अगर उन चीजों को अपनी तरफ कितना तोड़ पाते हैं यह तय करेगा। अगर तोड़ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इनकी हाईटेक जीत हो जाएगी। लेकिन अब ये अपने अनुभव, अपने संबंधों का कितना ग्रास रूट पर उसको ले जाते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद को कितना ग्राउंड तक पहुंचा पाते हैं, ये इन पर तय होता है। मान लीजिए आपको सोना का भस्म मिल गया और उस भस्म का इस्तेमाल कहाँ करना आपको पता ही नहीं चलेगा, तो जनता को कैसे जाएगी? जनता तो उसी सोना के बराबर के सोना ले लो, सोना ले लो, सोना का इस्तेमाल ये बिहार के दलित चेहरे के, बड़े दलित चेहरे के रूप में इनको कल मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट कर दिया है। लेकिन आपने एक और बात कही कि इन्होंने एनडीए में सबसे पहले उम्मीदवारी की जो घोषणा की, तो उससे इन्होंने कह दिया कि एनडीए में इन्हीं की चलेगी। तो क्या लगता है कि बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे? जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा है कि चेहरा तो ये रहेंगे लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, ये कहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री आफ्टर इलेक्शन तय होता है कौन बनेगा क्या, एक नाम दे दिया जाता है। लेकिन अभी भी एनडीए में बीजेपी के लोग ये कहाँ बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। कल देखे सम्राट चौधरी जी बोले कि हम नीतीश कुमार जी के ही मुख्यमंत्री में नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने एक बार तो अपना नाम नहीं लिया। तो बड़े छोटे भाई की भूमिका और कुछ सवाल नहीं है वर्तमान में। अब चुनाव के बाद क्या दुष्परिणाम आता है, परिणाम आता है, तो बात तय होगा। लेकिन आज के डेट तक वर्तमान परिवेश में नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं वही हो रहा, और ब्यूरोक्रेसी जो उनको घुमा रही है
वही तय कराते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो देखे नहीं, जीविका दीदी ताकती रह गई और ब्यूरोक्रेसी घेर के और टाटा बाबा करा के गाड़ी पर तो लेके चली गई। तो हम तो समझते हैं कि ये जिला प्रशासन की बहुत सफलता का प्रोग्राम था। पहली बार नीतीश कुमार शांतिपूर्वक आए और उत्साहित होकर चले गए, मुस्कुराते हुए चेहरा मैंने उनका देखा। नीतीश के पहले जब भी आते हैं कुछ ना कुछ उनको डर सवार होता है। दोहरा में हुआ, नंदनगांव में घटना हुआ था। तो ऐसा नहीं, कल का जिला प्रशासन का कार्यक्रम हैट्रिक रहा 3 दिन की, जबकि देखिए प्रशासन की कमजोर टीम के बावजूद भी बहुत हाईटेक प्रोग्राम हुआ, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। नीतीश कुमार गदगद होकर गए, जितने उनके बड़े आला अधिकारी या सेक्रेटरी थे या डीजीपी, सब लोग खुश थे कि साहब का चेहरा मुस्कुरा रहा था। भले जीविका दीदियां अंदर से दुखी थी कि हम अपने राजा का दर्शन नहीं कर पाए, उनकी बात से लाभान्वित नहीं हो पाए, जितना बिहार के ये राजा जो है कि नहीं जीविका दीदियों का सम्मान देते हैं, वो भले ही अफसोस मन से गए, लेकिन शासन प्रशासन ने तो अपनी सफलता का किला तो गाड़ी दिया। जनसुराज का क्या रोल रहेगा वहां पर? देखिए जनसुराज मेरी नजर में ये कि जैसे पिछले चुनाव में रामविलास जी के पुत्र चिराग जी किए थे, हाँ, तो ये वही करेंगे। हालांकि जनता अगर जो भीड़ उमड़ रही है जनसुराज में, जितनी भीड़ आप देख रहे हैं जनसुराज का वोट रहा, वो वोट में तब्दील नहीं होगी। कैसे के नौजवान युवक है, नया चीज है भाई, आग से जले हुए हैं, उधर बाढ़ से जले हुए हैं, तो बीच वाला कौन सा प्लेटफॉर्म है, लोगों को सुनने और समझने जाते हैं। लेकिन बिहार की पूरी पॉलिटिक्स जातिगत राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती है। इतना बवाल हुआ, इतना लोग पीछे पड़े, लालू यादव के वोट बैंक में कुछ लगा सका। अब तेजस्वी जी जो है कि नहीं डांस कर रहे, फ्लो डांस कर रहे हैं, तो यूथ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यूथ को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हर तरह का सोशल मीडिया के जमाना सब उसी तरफ जा रहा है। आप भी वही कीजिएगा। तो कहते हैं कि ये डांस कर रहे हैं, गंभीर नहीं है। गंभीरता तो आपके पास भी नहीं है, शब्दों का हेर फेर हो जा रहा है, अभी कुछ गड़बड़ बोलते रहे, उम्र का तकाजा आपके पास भी है। लेकिन राजपुर के अतिरिक्त अगर पूरे बक्सर की बात करें और केवल 4 विधानसभाओं की बात करें, बक्सर, डुमरांव, ब्रह्मपुर, तो उसमें क्या लगता है? बक्सर में क्या लगता है? सदर में देखिए सदर में तो कैंडिडेट आप लोग पहले से पता है डिफाइड है, लोग लगे हुए हैं टिकट कट जाएगा, लेकिन मेरा अपना निजी जनरल किसी का टिकट कटता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, सिटिंग कैंडिडेट को टिकट नहीं काटता है, बहुत विकट स्थिति तक कटता है। अब कट भी जाएगा तो कोई मुन्ना तिवारी के बराबर का कौन चेहरा है, मुझे नहीं समझ में आया एनडीए की तरफ से। और एनडीए में तो और बुरा हाल है। एनडीए में इतने उनके बड़े बड़े नेता है, अब मुन्ना तिवारी के कांटे खोज रहा है कि कौन उनको हरा सकता है, जबकि उनके महामंत्री का भी उस दिन प्रदेश के सामने पूछे विनोद तावड़े जी, कौन ऐसा चेहरा है। तो आप इतने 65 गो 40 गो 45 गो सब कैंडिडेट का सूची बनाया है, हर मोहल्ले टोले में पोस्टर दिखाई पड़ रहा है, एक भी चेहरा आपका इंटेलिजेंस का रिपोर्ट नहीं मिल रहा है कि किसमें दम है, कहीं लिट्टी भोज हो रहा है, कहीं चावल दल का भोज हो रहा है। इतना सरकार चला रहे हैं, केंद्र में सरकार है आपकी, बिहार में अलायंस की सरकार है, तो आपका इंटेलिजेंस को रिपोर्ट नहीं दे रहा है। या तो आप रिपोर्ट लेना नहीं चाहते हैं, या तो जनता को मूर्ख बनाए कि जितना लड़ेगा सर ठीक रहेगा, अंतिम में बताएंगे तुम मेरे झोरा ढो। अब तक तो इन लोगों को क्लियर कर देना चाहिए था, पिछले ही प्रत्याशी को रिपीट करना उसी कर दिया रहता है, लेकिन एक चेहरा तो साफ होना चाहिए। आपको लगता है कि महिला उम्मीदवार हो सकती है बक्सर में? सुविधा पांडे जी भी एक पुरुष उम्मीदवार को काट के आई थी, तो हो सकता है कि वर्तमान पुरुष का भीड़ देखते हुए कोई महिला को भी दिया सकता है, कोई बड़ी बात अभी भी नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मण की सीट है, गैर ब्राह्मण भी यहाँ कैंडिडेट हो सकता है, आप लिख लीजिए। अच्छा, लेकिन कांग्रेस में भी जैसे कहा जा रहा है, जैसे आपने कहा कि नहीं काटा जाएगा टिकट, लेकिन बहुत सारे लोग कांग्रेस में भी उत्साहित है कि टिकट उनका कट ही गया है। तो अगर मान लेते हैं कि इनका टिकट कट गया और कोई नया चेहरा आया, तो क्या लगता है कि वो विजय सिंह हासिल कर लेगा? देखिए टिकट कट गया इनका तब कोई, आप एक बात जानिए, टिकट कट जाएगा, जितने चेहरे घूम रहे हैं उनके पास अपना वोट बैंक नहीं है, अपना वोट बैंक अपने गांव का वोट बैंक उन लोगों के पास नहीं है, और वे लोग आरजेडी के वोट बैंक को अपना वोट बैंक समझ के महागठबंधन के सारे दाव पार कर रहे हैं। ठीक है, मुन्ना तिवारी बहुत अच्छे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतने जरूर है कि लोगों के बीच किसी नाम और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जितने कैंडिडेट दौड़ रहे उनसे पूछिए उनके विषय में, एक खास पॉकेट के लोग बताएंगे फलाना है ढेकाना है, आम जनमानस के बाद जाके पूछिए उनका नाम। बक्सर विधानसभा के गांव में
जाइए पूछिए कि मुन्ना तिवारी का नाम कौन नहीं बताता है, और जो बाकी कैंडिडेट घूम रहे हैं 3-4 उनका नाम कितने लोग बताएंगे। तो जब वोट जो है नीतीश कुमार और राहुल गांधी के चेहरे पर ही मिलना है तो कैंडिडेट से क्या मतलब? अरे कैंडिडेट का निजी वोट, निजी व्यवहार भी जनता को आकर दे। अभी बीजेपी के कितने यहाँ वोटर हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में मुन्ना तिवारी वोट देते हैं, उनके लिए धन भी देते हैं। तो जो आरोप लगाया था वो सही था कि 40 लोग हमारे 40 लोग जो है वो राहुल सपोर्ट करते हैं। ये तो आप लोग भी जानते हैं, लोग मीडिया भी जानती है ये बना अच्छी तरह से कि रात में कौन मिलता है, दिन में कौन मिलता है। ये सिस्टम का तो पार्ट है। करोड़ों करोड़ रुपए चंदा आता है, आपको पता है पार्टियां के हैं, तो वो बैंक के थ्रू थोड़े आता है, वो हवाला के थ्रू आता है, नहीं पता आपको। तो सीधे एक चिरकुट आ जाएगा और चिरकुट आप तक मिल गया और उस चिरकुट क्या उधर कैश में बोल जाता है। ये पुराना सिस्टम है। अच्छा, आप डुमरांव के रहने वाले हैं, तो डुमरांव की क्या स्थिति आपको लग रही है? डुमरांव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है, इसलिए डुमरांव में तो कई बार मैं गया। अब वहां पर जनता दल किस संदर्भ में नजर आ रही है अच्छी स्थिति इसलिए नहीं है कि वहां भी इतने टिकट के दावेदार हो गए। हाँ, वहां मान लीजिए कि बीजेपी को सीट वहां मिलेंगे नहीं, वहां मिलेगी जनता दल को। तो जनता दल में नेता एक दर्जन वहां भी घूम रहा है, ठीक है, और महागठबंधन में भी दर्जन भर नेता घूम रहे हैं। सब ये आस लगेले है कि अजीत सिंह का टिकट कट जाएगा, इस बार सीट हो जाएगी। तो जो माले का राजस्थान आबूद लालू यादव ने कर दिया था सरकार के बाद, उन्होंने पूरी बिहार से माले का सफाया कर दिया था, और वही लालू यादव फिर से माले को डेवलप कर दिए। लालू यादव की कृपा है कि जो गांव में माले की जमीन खत्म हो गई थी वह फिर से वापस आई है, और आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में कितने विधायक बन रहे हैं। तो मजबूरियां आपकी थी तो लाभ उठा ली। अब लोग कह रहा है कि ये विधायक बहुत खराब है, ठीक है, तो अजीत जी जगदीशपुर इलाके के रहने वाले भरतपुर जिले के, लेकिन जो लोग यहाँ माले के लिए खटते हैं मरते थे उन्हें तो टिकट नहीं मिला। वे लोग तो वही मजदूर क्लास और संघर्ष की बात करते रह गए, जीवन गुजर गया, फटाकसी में जीवन गुजर गया, बाहर से स्टूडेंट लीडर बुलाया और विधायक बना दिए। और इन लोगों को माले के लिए लोगों के अंदर गुस्सा है। तो गुस्सा हमेशा रहता है ना, किसी को एक आदमी को मिलेगा, एक अनार एक आदमी को नहीं, अगर वे माले के डुमरांव विधानसभा इलाके के लोग को टिकट मिला रहता उसका स्वरूप दूसरा था, क्योंकि वो तो इस दर्द को झेले हैं, वो तो संघर्ष की लड़ाई लड़े हैं ना। अभी आयातित नेता के रूप में यहाँ भेज दिया गया, आ गए, तो लोग अब बोलता है, जेडीयू वाले बोलते हैं कि एक्सीडेंटल विधायक है, एक्सीडेंटल विधायक है। विधायक तो वही है, एक्सीडेंट से बने हो अच्छा परमानेंट वोट से बने हो। वर्तमान परिवेश में इनकी भी स्थिति डगमग है, और सीट बंटवारे के बाद देखिए क्या होता है। हालांकि भरतपुर जिले में इनको शिफ्ट कराने की बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरह मारकाट पहुंची हुई है एनडीए में या जदयू में, वहां भी कई प्रत्याशी जो है अपने आप को स्वघोषित प्रत्याशी बता रहे हैं क्या, तो फिर उस स्थिति में तो इनका रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें क्या बुरा है कि नहीं सर, क्योंकि देखिए लोग कह रहा है कि आरजेडी में भी वहां बहुत कैंडिडेट है, लेकिन अगर वहां माले अलायंस में सीट जाएगी तो यहाँ पर लालू यादव को छोड़ने वाले कोई यादव और मुस्लिम नहीं है। कितना भी लोग डंका पीट ले, नीतीश कुमार कल बोल रहे थे कि मुस्लिमों के लिए हम ही लोग किए हैं, हम ही लोग करते आ रहे हैं, हमारे राज्य में कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज भी मुस्लिम कम्युनिटी के इलाके में आप सर्वे कर लीजिए, किसी पर्व पर चल जाइए, सारे मुस्लिम कम्युनिटी एक ही बात करते हैं, लालू यादव, दूसरा नहीं। और जन सुराज में कुछ लोग घूम रहे हैं, हो सकता है कि उत्तर बिहार में कुछ मुस्लिम चेहरे निकल के आ जाए। अभी भी जन सुराज पर विश्वास नहीं कर रहा मुस्लिम लोग, लेकिन हो सकता है कल क्या होगा। ब्रह्मपुर में शंभू यादव का क्या होगा, उनका खिलाफ? इस बार ब्रह्मपुर में सीट बदलेगा, इसलिए बदलेगा कि इस बार बीजेपी फिर से वहां लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। पिछले चुनाव में अलायंस में चला गया था वीआईपी को, तो इतना कमजोर कैंडिडेट था, तो खैर वहां हुलास जी ने अपना उपस्थिति दर्ज करा दी थी। तो इस बार पिछली वोट और इस बार का अगर बीजेपी को वहां सीट मिलता है, जैसा कि अभी हाल में चर्चा में आया है कि वहां इंडिया का सम्मेलन बीजेपी का होने जा रहा है, तो अगर बीजेपी का वहां कैंडिडेट आया तो निश्चित तौर से हुलास ये जो कैंडिडेट आएगा वो निश्चित तौर से इस बार शंभू यादव को इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, बहुत जोर शोर से चर्चा चल रही है कि बीजेपी को वहां, आपने कहा कि बीजेपी को वहां पे मिल जाएगा सीट, तो अगर मतलब जैसा कि लोग कह रहे हैं कि वहां ब्राह्मण को टिकट दिया जाए और यहाँ बक्सर में भूमिहार को दिया जाए तो माहौल बदल जाएगा और एनडीए फिर एक बार जीत जाएगा, तो क्या लगता है?
कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा होता है, भाई वर्षा का निजाम सुने ना एक्सचेंज का, अगर मिल के होता है तो कहीं दिक्कत है। सेंट्रल चूंकि वहां पहले से भी ब्राह्मण एमएलए रहे, मंत्री रहे, तो ये भी संभव है। अब अक्सर लोग यहाँ आते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिस्टम बदलता, देखिए भाई ब्राह्मण को क्या है कि शाहाबाद के इलाके में कितनी जात के कितने वोट है, इसका सब आंकड़ा होता है। तो बक्सर में एक्सचेंज करने की बात हो जाएगी, संभव है, ऐसा कुछ नहीं है। आनंद मिश्रा का क्या भविष्य है? आनंद मिश्रा को 5 साल अभी काम करना होगा और ये पार्लियामेंट के लिए सशक्त उम्मीदवार होगा, क्योंकि एनडीए को भी एक पढ़ा लिखा चेहरा चाहिए, एक आम आदमी के बीच पकड़ वाला आदमी चाहिए और एक मजबूत आदमी चाहिए। तो इनको पार्टी में शामिल करा लिया गया है इस संकेत के साथ, और ये अगले 5 साल तक जनता के बीच काम करेंगे। और अगर सर्वे रिपोर्ट इनका पक्ष में रहा तो इनको एमपी का कैंडिडेट बनाया। अखिलेश तिवारी का तब क्या होगा सड़क के सांसद का? सड़क के सांसद तो गलती से आ गए थे, जो भी गणित लगाया उन्होंने, आ गए थे और आए तो सड़क पर से ही चले गए, संसद में नहीं जा सके। उन्हें भी भ्रम हो गया था कि राम भी हमारे हैं और रहीम भी हमारे हैं। ऐसा हुआ नहीं। और उनके भी टीम में जितने लोग आयातित थे, वही लोग गाड़ी में बैठते थे। जनता से नहीं जुड़ पाए, वोटरों को नहीं जुड़ पाए। कहाँ जुड़ते? तो ये 40,000 वोट के लिए 4 बार यहाँ पर बिना किसी पैसा खर्च के लालजी चौबे यहाँ पर सांसद रहे, और सुनील चौबल की रहते तो भी चुनाव जीत गया रहे। लेकिन लोग को समझने में इनसे भूल हो गई, और भूल हो गई तो देश को बड़ा नुकसान हुआ उनकी पार्टी के लिए। अभी भाजपा में बहुत अंतरकलह चल रहा है, कहा जा रहा है कि पैसा लेकर के पद बांटा जा रहा है, क्या सच्चाई है? लेकिन हम पद बांटने वाले श्रेणी में है, पद के आधार है, ठीक है। तो संगठन में जिनको पद नहीं मिलता तो लोग बोलते रहता है कि हमको नहीं मिला तो हम ये हुआ, हम वो हुआ। तो इसमें मेरा कुछ टिप्पणी नहीं होगा, क्योंकि पद बांटने का जो तरीका है वो संगठन के साथ तय होता है। तो जब पद बांटने में पैसा लेने के मामले में सब पार्टी का इंटरव्यू, हम क्या बता सकते। अच्छा, कुछ उम्मीदवार जो उम्मीद में है, उनकी उम्मीदों का क्या होगा? जैसे मैं नाम गिरा देता हूँ, प्रदीप राय है, अंजुम आरा है, और मनोज सिंह जी भी है जो दिल्ली से आके, राहुल सिंह जो दिल्ली से आके गुड़गांव में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। तो उन लोगों का भविष्य क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? किस बात का सोच रहा है? मतलब क्या लोग अपने आप को संभावित प्रत्याशी मान रहे हैं, एनडीए से हो या महागठबंधन से हो, उनका क्या भविष्य लग रहा है? खर्चा भी अच्छा खासा कर रहे हैं। अब जैसे प्रदीप राय जी के पोस्टर्स जो है ब्रह्मपुर में दिखाई दे रहे हैं, राहुल सिंह जी के गुड़गांव में दिखाई दे रहे हैं, बक्सर में तो करना ही नहीं है। अंजुम आरा भी तो वहां पहले ही से शक्ति प्रदर्शन कर ही रही है। अभी जन्माष्टमी के मौके पर भी उन्होंने भव्य शोभा यात्रा निकलवाई। तो ये सब जो कर रहे हैं, इन लोगों का भविष्य क्या हो जाएगा? देखिए, अंजुम आरा जी पिछली बार कैंडिडेट थी, चुनाव लड़ी, और चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने अच्छा खासा वोट भी लाया, और वोट भी लाया, कोई दिक्कत नहीं था, हार गई। लेकिन 5 साल जनता के बीच लगातार नजर तो आ रही थी, इसलिए उनका दावा उचित भी बनता है। और पार्टी को तय करना, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वापस आएंगे। फिर उसके बाद उनकी तो कोई जमीन यहाँ है नहीं, जमीन 5 साल में खड़ा की, और जिसको मिलेगा अपना चुनाव में तैयारी करेगा। इधर वशिष्ठ दादा के बेटे भी राव से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जिसको मिलेगा वो जमीनी होगा तो वहां चुनाव लड़ेगा, जो नहीं, जो बाहर से लोग आए वो वापस लौट जाएंगे। राहुल जी और प्रदीप राय का जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, उसको क्या करेंगे? देखिए, राहुल सिंह का निश्चित तौर से अप्रत्याशित शक्ति प्रदर्शन है। उनको वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी कर रहे थे, अच्छे लाइयर हैं, उनके बड़े भाई दिल्ली सरकार में मिनिस्टर बने, तो पारिवारिक माहौल थोड़ा बदला, जो मुझे समझ में आया। पारिवारिक माहौल बदला, एक भाई मिनिस्टर हो गए, कोशिश के बावजूद इन्हें भी लगा कि अपनी जमीन अपने गांव तरफ तलाशी जाए। गांव में भी सड़क बनवाया है। हाँ, गांव में सड़क बनवाया है। ये गांव में सड़क उनके पिताजी ने बनवाया है। ये तमाम जो संबंध, जो बड़े पिताजी थे वो भी बहुत बड़े नामी आदमी थे, अच्छा काम किया है। उनके बड़े भाई मनोज सिंह भी अच्छा काम कर रहे हैं, उसका लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन टिकट किस आधार पर मिलेगा ये तो जदयू तय करेगा। अगर टिकट मिल गया, पूरी ताकत लगाएंगे, लड़ाई दे सकते हैं, क्योंकि धन, बल, जन और जनता को वही चाहिए, वो तीनों इनके पास है। और वशिष्ठ दादा के नाम पर उनके पुत्र भी लगे हुए हैं,
तो इनको मिलता है। हालांकि रशीद दादा को कभी भी डुमरांव की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। अक्सर वो दूसरे अपने जिले से बाहर विधानसभा संसद में जाते रहे। लेकिन देखिए ये आखिरी दाव है दादा का भी, अब ये अंतिम साल है पॉलिटिक्स का, अस्वस्थ हो चुके हैं। हो सकता है कि बुढ़ापे में जनता उनको उनके पुत्र का आशीर्वाद दे दे, ये संभव है। और प्रदीप राय जी को कहाँ से चुनाव लड़ रहा था? प्रदीप राय अगर संगठन की सदस्यता भी आपने कहा कि बक्सर में भूमिहार लड़ जाए और ब्राह्मण लड़ जाए, तो उस स्थिति में प्रदीप राय को बक्सर लड़ना चाहिए चुनाव, और बक्सर मिल जाता है। निकाल लेंगे फिर निकाले नहीं तो तय होगा बाद में ना। पहले तो अगर आ जाते हैं तो दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे ना, फाइट तो कर सकते हैं, एक अपनी पहचान तो उनकी है ही। अब धन बल के पीछे ही चुनाव होने वाला, इतना तय हो गया है। फ्री का चुनाव नहीं होने वाला। दरी बिछाने वाले को मौका ना दरी बिछाने वाले बिछाते रह जाएंगे। अभी देखिए ना, अगर दरी बिछाने वाले को मौका मिलता तो राम कुमार सिंह को पहचानते होंगे, भाजपा के सबसे कद्दावर नेता, कई जो है कि नहीं चुनाव को उन्होंने देखा है, कई पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया है, और अब जिंदगी का चौथा पन में आ गया है। दाढ़ियां पक गई, बाल पक गए, घुटने कमजोर हो गए। देश के राजनाथ सिंह से लेकर और आडवाणी जी तक उनको सही जानते हैं, लेकिन उन्हें चमनिया किसी बोर्ड निगम का मेंबर भी नहीं बनाया। टिकट देने की तो बात छोड़िए ना, अभी बने ना सोच रहे पैसा नहीं है, और संगठन में बिना पैसे का कोई जगह नहीं मिलेगा। कोई तो आप ई आयोग में चले जाइए, तो राम कुमार सिंह जैसे दिग्गज आदमी को इन लोगों ने हाशिए पर रख दिया, रूप पर रख दिया। तो आप कैसे ये महसूस करते हैं कि कार्यकर्ता का बोलबाला है? अभी जो युवाओं का वैकेंसी चल रहा है भाजपा में, कोई नमो ऐप का जिला अध्यक्ष बन रहा है, कोई सोशल मीडिया, कोई IT सेल का, तो उन युवाओं का क्या भविष्य है? क्योंकि आप पुराने पत्रकार हैं और बहुत अच्छा, आपको पता है ना कि जब जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आपने बहुत पुराना बात सुना है, क्रांति का संग्राम जैसे ही होता है। तो हमारे बाजार में इतनी बेरोजगारी हो गई है युवाओं के बीच, सारे रोजगार तो गुजरात में है, इसीलिए बिहार से प्लान होता है। सारे रोजगार गुजरात में शिफ्ट है और यहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ के बेरोजगारों को क्या दिया जाता है? MLA बन जाइएगा आप, जो है कि नहीं भाजपा के आपको प्रदेश में अधिकारी बना दिया। तो इस तरह का झूठा ख्याली पुलाव बना बनाकर देकर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। अब नमो ऐप चलाइए, उसका झूठा प्रचार कीजिए, तो प्रचार से आपको आज तो और सिर्फ हो गया है ना। बिना गांधी के सहारे तो कुछ चल नहीं रहा। अब वो खर्च करता अपना बाबूजी का पैसा, खेती का पैसा बेच के लाएगा, धोती कुर्ता वाले की सेवा में रहेगा, पैंट शर्ट नया झाड़ेगा, ब्रांड मोबाइल ले लेगा, सोशल मीडिया के जमाना है, जाएगा फोटो खिंचवा के पोस्ट कर देगा। लेकिन मैं तो राम कुमार जी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बड़े बड़े भाजपा का दाव नेताओं में बताऊंगा, विद्यापति पांडे जी जो सीनियर लाइयर थे, जाकर देखिए क्या पोजिशन है उनका। अब उसका कोई प्रोत्साहन भी नहीं पूछे जाते, तो कम से कम ऐसे लोगों को सम्मान देने की जरूरत थी। आयोग में पैसा है तो सब पूछेगा कैसा? बिल्कुल। अब हर दल धन की बात जो रहा है, बिना धन वाले को युवाओं को एक सवाल करना चाहिए, पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में कितना अंतर आया है? माँ के ऊपर गाली देना, प्रसव पीड़ा के लिए जा रही महिला का रास्ता रोक देना, क्या इस तरह की निम्न राजनीति अब देश में चलने लगी है? देखिए, राजनीति हो, आपातकाल हो, धरना हो, सड़क बंद हो, ये जो जितने घोषणाएं होती हैं उसमें पहले से ही या जिला प्रशासन का कहेंगे रूप परिवर्तन होता है। लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसको कहीं बाधित नहीं किया जाता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिटिकल दल। हर पॉलिटिकल पार्टियां यह कहती है कि नहीं भाई इमरजेंसी में जो किसी का शव जा रहा है, किसी को बच्चा होने वाला है। लेकिन आज के जो युवा जो रोड पर जाके जाम और बंद कराते हैं, उन्हें इन मूल्यों का भान नहीं है, और न ही इनके आका जो पटना में बैठे हुए हैं वे इसका भान कराने की कोशिश जबर भी नहीं उठाते हैं। कहते हैं ठीक है, होने में तो थोड़ी सी प्रचारण होगी। तो आपको याद होगा कि रामायण की एक उक्ति है, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो अब गाली देकर ही अपनी लोग प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। आपको कोई नहीं जानता है, लेकिन रोड पर खड़ा होकर किसी के मुंह को थूक दीजिए तो कल से अजय उपाध्याय को सब जानना शुरू कर देगा। यही बीमारी है, लोग अपनी हैसियत नहीं जानते हैं। लेकिन अपने से बड़े लोग पर अब लोग यहाँ देखिए है कर्जकर्ता, और पता चला प्रधानमंत्री को पर आप बयान दे रहे हैं, अब राहुल गांधी से इस्तीफा मांग रहे हैं। अपना कद काठी भी समाज के लिए सोचना चाहिए, किससे मांग रहे हैं, किसको बोले जा रहे हैं। तो अब इनको इसका भाव नहीं रहेगा, तो जहाँ भाव नहीं है वहां भंगिमा कहाँ से मिलेगी?
नैतिकता का पतन हुआ है। पूरी तरह से हो गया है, भाव नहीं है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का आदर नहीं। तो आप कैसे समझते हैं कि कोई मालिक है, कोई माँ को गाली दे रहा है, कोई बाप गाली दे रहा है, कोई आपके क्षेत्र को दोषी ठहरा रहा है। हवा में सभी नंगे हैं। अब ये कि उसका पैमाना तय करना होगा कौन कितना नंगा है और कौन कितना चंगा है। चंगा और नंगे के बीच ही लड़ाई चल रही है।